आदाब फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अदनान रफ़ीक हूँ, CLDD हॉस्पिटल जम्मू से। आज मैं एक बहुत कॉमन टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसएमिनाइटिस। ट्रांसएमिनाइटिस हो गया लीवर के एंजाइम्स, जैसे कॉमनली आपने देखा होगा SGOT, SGPT, या जिसको हम AST, ALT भी बोलते हैं। मरीज़ जो है वो टेस्ट करवाते हैं, कोई आजकल इसका चलन है कि वो सारा हेल्थ चेकअप कराते हैं, सारे टेस्ट करवाते हैं, ब्लड के टेस्ट करवाते हैं। तो उनको उसमें क्या है कि वो दिखता है कि उनका ये जो लीवर फंक्शन है SGOT या SGPT ये ख़राब हो गए, ये लीवर फंक्शन जो है डैमेज हो गया है, तो लीवर में एंजाइम बड़े हुए हैं। तो वो डर जाते हैं, वो हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसे इशू है कि मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इशू ये है कि मेरा जो ये मैंने टेस्ट कराए थे इसमें लीवर एंजाइम्स जो हैं मेरे ये ख़राब आए हैं, SGOT, SGPT, या जिसको हम AST, ALT भी बोलते हैं, वो ख़राब हुआ है। तो अब ये जो ये ख़राब होने का रीज़न क्या होता है? ख़राब होने का रीज़न ये है कि इसमें क्या हो सकता है, ये लीवर की जो लीवर के सेल होते हैं जिसको हम हेपेटोसाइट बोलते हैं, लीवर की सेल की वजह से होता है, उसको हेपेटोसेलुलर इंजरी बोलते हैं, जिसमें कि लीवर के एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एलिवेटेड एमाइनोट्रांसफरेजेस, ये बढ़ सकता है। दूसरा हो गया कि मरीज़ को कोलिस्टेटिक इंजरी होती है, जिसको हम बोलते हैं एक टेस्ट एल्कलाइन फास्फेटेज बढ़ जाता है, उसको हम बोलते हैं कोलिस्टेटिक इंजरी। तो ये कॉमन चीज़ें हैं जो कि हमारे पास मरीज़ आते हैं लेकर के। अब ये जो लीवर टेस्ट अबनॉर्मेलिटी है ना, इसका जो है ये किस पैटर्न की अबनॉर्मेलिटी, क्या OT ज़्यादा है, क्या PT ज़्यादा है, OT PT का रेशो कैसा है, वो हमें बताता है कि लीवर की आपको क्या टेस्ट करवाने चाहिए हमें लीवर के लिए। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो ये ALT होता है ना, ये SGPT जिसको बोलते हैं, ये ज़्यादा स्पेसिफिक है लीवर के लिए एज़ कंपेयर टू AST, जिसको हम SGOT भी बोलते हैं। तो अब हमें इसमें जो है पैटर्न कौन सी होती है लीवर टेस्ट अबनॉर्मलिटीज़ की, जिसमें हम बोलते हैं, इसको हम मेनली जो है हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ये बेस होता है कि कब से पेशेंट को कितनी देर से मरीज़ को ये अबनॉर्मेलिटी है। अगर मरीज़ को 6 हफ्ते से कम से अबनॉर्मेलिटी है तो हम उसको बोलते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस। अगर मरीज़ को 6 हफ्ते और 6 महीने के बीच में है तो हम उसको बोलते हैं सब एक्यूट हेपेटाइटिस। अगर मरीज़ को 6 महीने से ज़्यादा है तो हम उसको बोलते हैं क्रॉनिक हेपेटाइटिस। तो अब आपको ये समझ आ गई होगी कि हम एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक क्या चीज़ें होती। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसको मैंने जैसे आपको पहले बताया, हम लीवर सेल के बेसिस पे इसको बताते हैं। एक तो मैंने बताया जैसे हेपेटोसेलुलर पैटर्न हो गया, एक हो गया कोलिस्टेटिक पैटर्न, एक हो गया सिर्फ बिलिरुबिन मरीज़ का ज़्यादा है, आइसोलेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया उसको बोलते हैं। अब हेपेटोसेलुलर पैटर्न में क्या होता है, उसमें जो है डिस्प्रपोर्शनेट एलिवेशन होती है, मतलब मरीज़ के लीवर एंजाइम्स जो होंगे वो SGOT, SGPT ज़्यादा बड़ा होगा एज़ कंपेयर टू अल्कलाइन फॉस्फेटेट और अल्कलाइन फॉस्फेटेज, जिसको हम सैप भी बोलते हैं, और मरीज़ का बिलिरुबिन भी बड़ा हो सकता है। तो इसमें और क्या हो सकता है हेपेटोसेलुलर में, उसमें हम बोलते हैं एक सिंथेटिक फंक्शन, वो भी अबनॉर्मल, वो हम देखते हैं कि एल्ब्यूमिन से प्रोथ्रोम्बिन टाइम, इससे हमें पता चलता है सिंथेटिक पैटर्न। तो ये हेपेटोसेलुलर पैटर्न में ये मैंने 3 चीज़ें आपको बताई, इसका ध्यान रखना है। उसके बाद हो गई कोलिस्टेटिक पैटर्न, जिसमें कि मैंने आपको पहले भी बताया कि डिस्प्रोपोर्शनेट एलिवेशन होगी, अल्कलाइन फॉस्फेटेज ज़्यादा होगा और एमाइनो ट्रांसफरेज SGOT, SGPT कम होगा। इसमें बिलिरुबिन भी ज़्यादा हो सकता है, और इसमें जो होगा जो सिंथेटिक फंक्शन जो लीवर के वो भी रेज हो सकते हैं। तीसरा होगा आइसोलेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया, जिसमें कि जैसे कि ये टर्म इम्प्लाई करती है, मरीज़ जो होते हैं जिनको सिर्फ बिलिरुबिन ज़्यादा होगा, बाकी जो एंजाइम्स होंगे वो नॉर्मल होंगे, जिसमें कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज, एमाइनो ट्रांसफरेज सब नॉर्मल। अब आइसोलेटेड हाइपर
हाइपरबिलिरुबिनीमिया कॉमनली पाया जाता है 10% पॉपुलेशन में, एक अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया जिसको हम गिलबर्ट सिंड्रोम भी बोलते हैं। उसमें हमें कुछ करने की कोई खास ज़रूरत नहीं होती, बिलिरुबिन 5 से नीचे रहता है। अब ये मैंने आपको बताया 3 पैटर्न। अब चौथा हो गया कि हम AST और ALT का जो रेशियो होता है उससे हम बता सकते हैं कि मरीज़ को क्या कौन सी बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर AST और ALT रेशियो जो है वो 2 से ज़्यादा है, मतलब 2:1 रेशियो है, तो ये ज़्यादातर बताता है कि मरीज़ जो है वो शराब पीता है, वो अल्कोहल की वजह से है। और उसको हम कंफर्म करने के लिए एक GGT भी होता है, एक टेस्ट को हम बोलते हैं गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टिडेज। GGT से भी हमें कंफर्म हो जाता है कि नहीं जी मरीज़ जो है वो अल्कोहल लेता है। तो ये AST ALT रेशियो जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंटर है। और कभी कभी क्या होता है, ये 2:1 रेशियो जो होगा ये कभी कभी मैसेल्ड में भी पाया जाता है। अगर AST to ALT रेशियो है जो ये है ये 2 से ज़्यादा है, ये कभी कभी लीवर सिरोसिस के साथ अगर उसको ऊपर से कोई प्रॉब्लम है, या एक डिजीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं एक्यूट विल्सन डिजीज़, उसमें भी ये रेशियो ऐसा हो सकता है। AST ALT रेशियो जो होगा वो लेकिन लेस देन 2 होगा। उसमें क्या होगा, AST ALT रेशियो जो है 2 से कम होगा। अब कि ये जो AST ALT रेशियो है ये तो मैंने बता दिया। अब ये है कि ये जो AST ALT एलिवेशन का कितना ज़्यादा, ये एक मैग्नीट्यूड के, अगर ये बहुत ज़्यादा होंगे तो किन डिजीज़ में बहुत ज़्यादा होंगे, अगर थोड़े से रेज होंगे तो किन डिजीज़ में थोड़े से रेज होंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट में अगर हम शुरू करते हैं, हम देखते हैं जो मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन जिसको हम फैटी लीवर, सिंपल फैटी लीवर बोलते हैं, उसमें ज़्यादातर मरीजों का AST ALT जो होगा वो 4 गुना से कम रेज होता है, अपर लिमिट ऑफ द नॉर्मल। अगर उससे ज़्यादा है तो फिर आपको और कुछ सोचना पड़ेगा। तो मैसेल्ड जिसको फैटी लीवर भी बोलते हैं कॉमनली, तो AST ALT लेस देन 4। उसके बाद हो गया अल्कोहल एसोसिएटेड फैटी लीवर। अगर अल्कोहल के साथ लीवर डिजीज़ है, उनका AST रेशियो जो होगा मैक्सिमम जो होगा 8 टाइम तक AST होगा, और ALT होगा 5 टाइम से कम ही होगा। AST लेस देन 8 टाइम्स और ALT लेस देन 5 टाइम्स अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल। ये मैंने बताया आपको अल्कोहल एसोसिएटेड। फिर तीसरा हो गया मरीज को अगर वायरल हेपेटाइटिस है, वायरल हेपेटाइटिस जो होगा वायरस की वजह से है या कभी कभी टॉक्सिन्स की वजह से, उसमें AST ALT जो होगा ना 25-30 गुना होगा, मोर देन 25% अपर टाइम्स अपर लिमिट ऑफ द नॉर्मल। तो वायरल हेपेटाइटिस में बहुत ज़्यादा होगा, ये हज़ारों में हो सकता है। उसके बाद हो गया कि उससे भी ज़्यादा कब होता है एंजाइम्स, वो AST ALT मोर देन 50 टाइम्स अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल। उसमें एक होता है उसको हम बोलते हैं इस्कीमिक हेपेटाइटिस, वो हार्ट की वजह से मरीज़ को लीवर में जो है ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिसको हम इस्कीमिक हेपेटोपैथी या शॉक लीवर या हाइपोक्सिक हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। उसमें 50 गुना से भी ज़्यादा जो होगा लीवर एंजाइम बड़े होंगे। लेकिन उसमें एक चीज़ और होगी, एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा उन पेशेंट्स में जिनको इस्कीमिक हेपेटाइटिस है। उसके बाद होता है हेपेटाइटिस बी और सी इन्फेक्शन। जो हेपेटाइटिस सी में जो है ना, उसमें काफ़ी सारी एबनॉर्मेलिटी हो सकती हैं। ज़्यादातर जो होता है उनका OTP जो लीवर एंजाइम ट्रांसएमाइनेजेस जो होते हैं ट्वाइस अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल होंगे, हद हो जाएगी तो 10 टाइम्स अपर, उससे ज़्यादा कभी नहीं पाए जाते हैं। हेपेटाइटिस बी जो है उसमें अलग चीज़ होती है, उसमें लेवल्स वेरी करते हैं। उसमें AST ALT बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हैं, जिनको कैरियर स्टेट बोलते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था हेपेटाइटिस बी। उसमें कैरियर स्टेट में बिल्कुल नॉर्मल होगा, ज़्यादातर पेशेंट कैरियर स्टेट में होते हैं। और अगर कभी कभी जो होगा पेशेंट्स को ना क्रोनिक हेपेटाइटिस बी को कभी कभी मे बी 2 टाइम्स अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल में हो, 2 टाइम्स मतलब 2 गुना बड़ा होगा लीवर एंजाइम्स। और अगर उनको कभी एक्सेसरबेशन या एक्यूट हेपेटाइटिस हो, उसमें एक्यूट हेपेटाइटिस की पिक्चर होगी और वो लेवल्स जो होंगे 10 गुना से ज़्यादा होंगे अपर लिमिट ऑफ द नॉर्मल से। ये हो गया जी आपका वायरस का। उसके बाद ड्रग इंड्यूस्ड जो दवाइयाँ होती हैं, ये
जो है ये भी पैटर्न कर सकती हैं। 3 किस्म के पैटर्न होते हैं दवाइयों की वजह से लीवर डैमेज होना, जिसमें देसी, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, सप्लीमेंट्स, चाइनीज़ किस्म की मेडिसिन, अल्टरनेटिव मेडिसिन सारी लीवर को डैमेज कर सकती है। जो ड्रग इंड्यूस्ड लीवर इंजरी है वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा, उसको हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कौन सी दवाई क्या क्या ये काज कर सकती है, कौन से पैटर्न यूज़ कर सकती है। ये मैंने आपको बताया दवाइयों की वजह से। अब जो ये जो ये पेशेंट्स को हम इवेलुएट करते हैं ना, इनके लिए जो जब मरीज़ों को ये टेस्ट बड़े होते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम पहले जो स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहले मरीज़ों को इवेलुएशन में, उसमें हम मरीज़ों को हेपेटाइटिस बी और सी के लिए करते हैं। हेपेटाइटिस बी में HbS एंटीजन उनका किया जाता है, कोर एंटीबॉडीज़ देखी जाती हैं। देखिए ये काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, बोलते हैं डॉक्टर साहब आप ये फजूल का टेस्ट क्यों करा रहे हो, आपकी मुझे तो लीवर एंजाइम बढ़े, हेपेटाइटिस बी और सी का क्या इसमें रोल। देखो हेपेटाइटिस बी और सी, कुछ लोग बोलते हैं हमें जी वैक्सीन हुआ है हेपेटाइटिस बी का, तो क्या ये कहाँ मुझे होगा। ये आपको समझना है, हेपेटाइटिस बी जो इन्फेक्शन है ये कॉमन है, 4% तक पॉपुलेशन में है। हेपेटाइटिस सी IV ड्रग अब्यूज़र्स में कॉमन है। पीछे जब 1997 से पहले जब ये नहीं होती थी इम्यूनाइजेशन में, तो ये चांसेस होते हैं इन्फेक्शन केस के। और दूसरा क्या होता है, देखिए हेपेटाइटिस जो बी जिनको वैक्सीनेशन का बोलते हैं, क्या होगा, जिनको ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी की इन्फेक्शन हुई हो ना, उनको वैक्सीनेशन का कोई फ़ायदा नहीं आने वाला। उनको हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन करा करके भी हेपेटाइटिस पता चलता है उनको HbS AG पॉजिटिव आया है। तो हमें अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है, फिर हमें आगे चलना है और टेस्ट करवाने, देखना कि मरीज़ को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि नहीं। हेपेटाइटिस बी किसी को पॉजिटिव आएगा तो उसकी फैमिली को चेक करना पड़ता है कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद हो गया हेपेटाइटिस सी, उसमें भी हम हेपेटाइटिस सी के लिए स्क्रीन करते हैं। ये हो गया हेपेटाइटिस बी और सी। उसके बाद हो गया कभी कभी हमें जब ये नेगेटिव आते हैं, हम एक हीमोक्रोमेटोसिस एक बीमारी होती है जिसमें कि हम एक आयरन और TIBC ये चेक करते हैं। अगर ये इससे हमें फिर क्या, अगर इसमें कोई इशू आए तो फिर हमें उससे हम एक कैलकुलेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन। अगर वो 45 से ज़्यादा आए तो ये हमें फिर और टेस्ट आगे कराने पड़ते हैं। तो ये आपको समझना है कि ये जो है ये ग्रेजुअल चीज़ होती है। अगर ये 2 चीज़ टेस्ट नेगेटिव आए, आयरन ये जो मैं बताया TIBC ये करते हैं, फिर उसके बाद होता है हम पेशेंट को फैटी लीवर के लिए इवेलुएट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं MESLD, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीटोटिक लीवर डिजीज़। इसमें जो होता है पहला जो सबसे पहले टेस्ट अल्ट्रासाउंड किया जाता है। कभी कभी हम फाइब्रोस्कैन या MRI जो स्पेशल किस्म का MRI है वो कभी कभी कराना पड़ता है इन पेशेंट्स के लिए। और अगर मरीज़ को कभी हमें और भी टेस्ट, खून में चर्बी, शुगर का रिस्क होता है इन पेशेंट्स को, तो खून में चर्बी का टेस्ट, शुगर का देखना पड़ता है, शुगर तो नहीं है पेशेंट को, डायबिटीज़ जिसको हम बताते हैं। फिर हो गया मरीज़ जिनको कि शराब पीते हों, शराब जिसको अल्कोहल, सिग्निफिकेंट अल्कोहल कंजप्शन अगर किसी की है तो वो भी एक मतलब क्या बोलते हैं एक रिस्क फैक्टर होता है लीवर फंक्शन का ख़राब होने का। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक टेस्ट जिसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के लिए पेशेंट को देखा जाता है, जिसमें कि एक स्पेशल टेस्ट हम पहले करते हैं, इसको बोलते हैं ANA। अगर वो ANA पॉजिटिव आए तो फिर हमें उनका एक स्पेशल और टेस्ट करने पड़ते हैं, SMA बोलते हैं उसको, LKM एंटीबॉडीज़, IgG लेवल्स चेक करने पड़ते हैं। अगर ये भी नेगेटिव आए तो एक और टेस्ट होता है विल्सन डिजीज़ के लिए, सर्लोप्लाज्मिन किया जाता है एक टेस्ट, उसके उनकी आँखों को चेक करवाया जाता है KF रिंग्स देखने के लिए। अगर वो भी पेशेंट को नेगेटिव आए, फिर एक अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी होती है वो हम करवाते हैं। उसमें हम देखना पड़ता है कि मरीज़ को कोई अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी तो नहीं है। रेयरली हमें कभी कभी थायराइड डिसऑर्डर अगर मरीज़ को हो, उसमें भी कभी कभी पेशेंट को जो है
लीवर फंक्शन डिरेंज हो सकते हैं। उसके बाद एक और रीज़न है जिसको हम सीलिएक डिजीज़ बोलते हैं, एंटीबॉडी स्क्रीन करते हैं वीट एलर्जी के लिए, एक टीटीजी है उसको हम बोलते हैं। अगर मरीज़ को सीलिएक डिजीज़ है उससे भी लीवर फंक्शन जो है वो डिरेंज हो सकता है। तो अगर तब भी हमारे पास जो है ये जो लीवर फंक्शन की जो टेस्ट हैं ये हमें पता नहीं चल पा रहा है कि ये सारे टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं, तो कभी कभी हमें एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेना पड़ता है, कोई एड्रिनल इंसफिशिएंसी तो नहीं है उसको देखने के लिए। कभी हमें रेयरली कभी कभी मसल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, पेशेंट को मसल की वीकनेस होती है, उनको एक्सरसाइज वीकनेस होती है, कुछ एंजाइम होते हैं जो कि इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, बचपन से होते हैं, उस वजह से भी मरीज को लीवर फंक्शन जो है वो डिरेंज हो सकता है। और लास्ट ऑफ ऑल अगर हमें कुछ भी ना मिले फिर कभी बहुत रेयरली एक लीवर बायोप्सी जो है वो कंसीडर की जाती है, जबकि हमारे पास जो ये सारे मैंने टेस्ट बताए उसमें कोई अनरिवीलिंग टेस्ट हो, हमें कुछ भी ना पता चल पाए, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम मरीज़ को जो है हम बोलते हैं, उनको डिस्कस करके हम बोलते हैं कि हम आपका जी लीवर बायोप्सी किया जाना चाहिए। अगर वो रेडी होते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो फिर हम उनको फॉलोअप पे रख लेते हैं। अब मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, ये जो OTPT है ना, ये जो है ये नॉर्मली मर्दों के लिए अपर लेवल जो है पहले 29 बोलते थे, अब 33 है, और फीमेल्स के लिए पहले ये अभी 25 का बोलते हैं, 25 यूनिट्स पर ये लीटर के साथ 33 और 25 मेल्स और फीमेल्स के लिए रेस्पेक्टिवली बोला जाता है। तो इस एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जो ये लीवर बायोप्सी होगी ना, ये कभी कभी रेयरली हमें ऐसा चीज़ बता देती है कि जो कि हम सस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो है मरीज़ को आगे जो प्रोग्रेशन होता है लीवर डिजीज़ का वो नहीं होता है। तो जब भी पेशेंट को कोई लीवर फंक्शन एबनॉर्मेलिटीज़ आए और परसिस्टेंट हो, अगर तो रीज़न पता चल गया बात ख़त्म हो गई, अगर रीज़न नहीं पता चलता तो वो प्रॉपरली एक बार डॉक्टर को दिखा के उसको इवेलुएट कराएं, उसमें टेस्ट वेस्ट करवाने की ज़रूरत होती है। ऐसे टेस्ट से आप पीछे ना हटें, अगर टेस्ट करेंगे उससे बीमारियां हमें पता चलेगी और आगे जो है ये बीमारी प्रोग्रेस नहीं होएगी। अगर आप टेस्ट ही नहीं कराएंगे तो फिर आगे कैसे हम कर पाएंगे। तो आप लोगों को हेल्थ कॉन्शियस, मैं सब पेशेंट्स को बोलता हूं कि आप हेल्थ कॉन्शियस बनिए। जैसे आप गाड़ी की सर्विस करवाते हैं वैसे इंसान की सर्विस करिए। इंसान को ज़रूरी है कि उसको प्रॉपरली इवेलुएट किया जाए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा ड्रग की दवाइयों की वजह से लीवर इंजरी होना, उसको मैं नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।